हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडिया विवेक न्यूल पर। आज हम कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे। देखिए, चैप्टर नंबर 4 में हमने पहला पार्ट देख लिया था। अब दूसरा पार्ट में क्या है, जर्मनी और इटली के एकीकरण की बात करेंगे। देखिए, हमें यूरोप में इन देशों की स्थिति पता होनी चाहिए। जो यूरोप महाद्वीप है उसमें इटली, ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया, पहले ये जो देश थे ना, इन्हीं में जो लड़ाई थी और इनमें सबसे ज़्यादा इटली और जर्मनी का विभाजन, इटली और जर्मनी इसके बहुत टुकड़े हुए। तो देखिए, इटली और जर्मनी बहुत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। आज इनमें से बहुत सारे छोटे जो राज्य थे वो देश बन गए हैं। तो जो जर्मनी का एकीकरण हुआ, आज जैसे वर्तमान में जर्मनी है, जो छोटे राज्यों से मिलकर जर्मनी देश बना है। पहले जर्मनी भी दो भागों में था, ठीक है। जर्मनी की दीवार टूटने की खबर आपने सुनी होगी। तो जर्मनी का एकीकरण, तो बात करते हैं जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख बाधाएं क्या थी। देखिए, शुरुआत एकीकरण में बाधाएं क्या थी। पहला है, जर्मनी की समस्याओं में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। जो जर्मनी की समस्याएं होती थी, छोटे छोटे राज्य होते थे, उनमें ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी वियना है, छोटा सा देश है ऑस्ट्रिया अभी यूरोप में। तो इसका हस्तक्षेप रहता था किसमें, जर्मनी की एक जो समस्याएं थी जर्मनी के बीच में हस्तक्षेप करता था, उसके मामलों में दखल अंदाजी करता था। देखिए, प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ वो ऑस्ट्रिया ही मुख्य जिम्मेदार था, यहाँ के राजकुमार की हत्या के कारण। बाद में जर्मन राज्यों में, अब जो जर्मन राज्य थे उनमें आर्थिक, पांथिक, सामाजिक तथा राजनीतिक असमानताएं थी। वहां पर आर्थिक रूप से असमानता थी, जैसे अभी भारत में देख लो वैसे है। पांथिक, पंथ के आधार पर, जैसे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो होते हैं, इनमें सामाजिक, ठीक है, और राजनीतिक असमानताएं थी। तीसरा, इंग्लैंड भी फ्रांस की तरह, देखो फ्रांस तो दखल अंदाजी करता ही था। जो फ्रांस के इलाके लगते थे जर्मनी के साथ में, वहां पर दखल अंदाजी थी किसकी, फ्रांस की। जैसे आजकल चाइना कर रहा है दूसरे देशों के साथ, वैसे ही फ्रांस तो करता था। फिर इंग्लैंड ने भी मौका देखकर हनोवर प्रांत के बहाने उत्तरी राज्यों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अधिकांश राज्यों की स्थिर सैनिक शक्ति, देखिए छोटे छोटे राज्य होंगे, जैसे आप बात करो राजस्थान के पास क्या सैनिक शक्ति है, नहीं है ना। राजस्थान के पास यदि मान लो राजस्थान को अलग से देश राज्य बना दिया जाए और उसको सैनिक शक्ति भी दे दी जाए तो कितनी मजबूत होगी। ऐसे ही सिक्किम की, उत्तर प्रदेश की, तो ऐसे राज्यों में बंटे हुए थे। तो अधिकांश राज्यों की जो सैनिक शक्ति थी वो स्थिर, कमजोर थी। जन सामान्य में जागृति का अभाव था, और जन सामान्य में जागृति, एकजुटता नहीं आई थी, उसका भी अभाव था। तो ये समस्याएं थी। अब इन समस्याओं को दूर करने की प्रोसेस क्या रही वो हम देखिए। अब देखते हैं जर्मनी के एकीकरण में सहायक तत्व है, वो कौन सी चीजें हैं जो जर्मनी के एकीकरण में सहायक बनी। देखिए, अभी जो समस्याएं थी हमने देखा। देखिए, जर्मनी में जो एकीकरण है उसकी शुरुआत राजनीतिक न होकर आर्थिक रूप से हुई, ठीक है। जैसे हमने राजस्थान का एकीकरण है, भारत का एकीकरण देखा है, तो वो सब राजनीतिक एकीकरण थे। लेकिन जर्मनी की शुरुआत आर्थिक एकीकरण से हुई। जो सहायक तत्व बने उनमें आर्थिक एकीकरण सबसे पहले था। जोल वरीन की जो संधि थी, क्या संधि थी देखना जरा। ये प्रसा है ना, ये जर्मनी का सबसे बड़ा राज्य, संपन्न राज्य था। प्रसा द्वारा 1818 में बवार्ज बर्ग, ठीक है, और सोदर, दो छोटे राज्य हैं, बवार्ज बर्ग और सोदर नामक छोटे राज्यों के साथ सीमा शुल्क संधि की गई कि आपस में आपको इधर से उधर व्यापार के लिए जाना है तो कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा, नियमों में छूट दी गई। चुंगी समाप्त कर दिया गया, चुंगी कर समाप्त कर दिया गया। अब इसका फायदा देखिए क्या हुआ। अब जब ये समाप्त हो गए तो दो राज्यों में भेदभाव नहीं रहा। जैसे राजस्थान से हरियाणा जा रहे हैं, वहां पर यदि कोई टैक्स नहीं लगता, आपका चुंगी कर समाप्त हो जाए तो आप आसानी से आ जा सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था जर्मनी के राज्यों में। छोटे वाले राज्य अलग थे, बड़े वाले राज्य अलग थे, टैक्स लगाते थे आपस में। जैसे अब देशों में लगता है, हम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो चुंगी समाप्त कर दिया गया। प्रादेशिक व क्षेत्रीय प्रभाव को कम कर दिया गया। किसी भी प्रदेश का जो प्रभाव है वो ज्यादा ना हो, ठीक है, किसी भी क्षेत्र का प्रभाव ज्यादा ना हो, उसको कम कर दिया गया। 1834 तक सभी प्रमुख राज्य इसके सदस्य बन गए। जो जितने भी राज्य थे, लगभग 300 राज्य थे, 300 छोटे राज्य थे, प्रसा उनमें सबसे महत्वपूर्ण था। तो 1834 तक आते आते सभी राज्य इस संधि में जो
संधि थी, सीमा शुल्क संधि, इसके सदस्य बन गए और आर्थिक जो मार्ग था वो खुल गया। देखिए आर्थिक मार्ग खुल गया, इसका मतलब आपका व्यापार हो सकता है, आप इधर से उधर आ सकते हो, तो फिर राजनीतिक माहौल बनता है। ये बहुत ही सही कदम था जर्मनी के एकीकरण में। सबसे पहले आर्थिक रूप से शुरुआत हुई, राजनीतिक रूप से शुरुआत ना होकर आर्थिक रूप से शुरुआत हुई। तो ये संधि थी, आप ध्यान रहे। इस संधि को बहुत ही सहायक बताया है कई विचारकों ने। बौद्धिक आंदोलन, जो वहाँ के पढ़े लिखे इतिहासकार थे या दार्शनिक थे, उन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने जर्मनी के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना भर दी। देखिए फिफ्टे, इंगल, हेंडिंग, हाइन, ठीक है, आदि प्रमुख दार्शनिक, इनके क्या विचार थे? ये कहते थे कि जर्मनी जाति है, जो जर्मनी के लोग हैं वो सर्वश्रेष्ठ मानव है, ठीक है, जो जर्मनी के लोग हैं वो सर्वश्रेष्ठ मानव है। मतलब आप देखिए, आप उन अपने लोगों की बड़ाई कर रहे हैं और सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं दुनिया में कि आप लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आप आपस में मिलेंगे, होने की भावना भर दी। फ्रांस विरोधी विचार के कारण फिक्टे ने राष्ट्रीयता की भावना जागृत की। आप देखिए, जैसे हम पाकिस्तान की बात करते हैं, जब भी पाकिस्तान की बात करते हैं तो देश एकजुट हो जाता है कि नहीं हो जाता? ऐसे ही जर्मनी का दुश्मन था फ्रांस, क्योंकि फ्रांस है वो राजनीतिक समस्याएं पैदा करता था जर्मनी में। तो जो दार्शनिक है, ठीक है, फिक्टे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने फ्रांस विरोधी बातें करनी शुरू कर दी कि फ्रांस है वो हमारे देश में दखल अंदाजी कर रहा है। तो इन्होंने, फिक्टे ने जो विरोध किया उनका फ्रांस का, तो फिर लोगों में राष्ट्रीयता की भावना आ गई, अपने देश के प्रति काम करने की भावना आ गई। तो फ्रांस विरोधी विचार के कारण फिक्टे ने राष्ट्रीयता की भावना जागृत की। 1815 में, अब जैसे ग्रुप होते हैं, जैसे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आर्मी बनाई, ठीक है, आजाद हिंद फौज, वैसे ही जो विश्वविद्यालय था जर्मनी का, तो वहां के छात्रों ने बर्सेनसेफ्ट, ठीक है, नामक देशभक्त संगठन बनाया, जिसने क्या किया? स्वतंत्रता, न्याय की बात की कि जर्मनी के लोगों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, न्याय मिलनी, क्योंकि वहां पर क्या था? राजाओं का शासन था, इसलिए। और नैतिक उत्थान पर जोर दिया। देखिए, नैतिक उत्थान पर जोर दिया, नैतिक विचार आपके पनपे, नैतिक रूप से आप जर्मनी के लोग सक्षम हो, अपने न्याय की बात करें, अपनी स्वतंत्रता की बात करें, ठीक है, अपने साथ किसी अन्याय, जो अन्याय हो रहा है उसको सहन ना करें, उसका विरोध करें और एकजुट हो, राष्ट्रीयता की भावना भर दी उन्होंने। तो इस संगठन ने भी महत्वपूर्ण काम किया। तो ये बौद्धिक विचार हो गए कि बुद्धि से काम करने वाले लोगों ने क्या किया। औद्योगिक विकास, ये बहुत जरूरी होता है। जब किसी देश में पैसा नहीं रहेगा, जब व्यापार अच्छा नहीं होगा, तो कैसे वो एकजुट हो जाएगा? जो संधि थी जोल्बरीन के कारण, ठीक है, सीमा शुल्क संधि थी के कारण प्रशा में औद्योगिकरण की तीव्र गति से शुरुआत हुई, ठीक है, औद्योगिकरण हुआ। अब जो इसका पड़ोसी था ऑस्ट्रिया, वहां क्या था? रूढ़िवाद सोच थी। ऑस्ट्रिया अभी भी रूढ़िवाद था, तो वहां पर रूढ़िवाद था और वो प्रशा को दबाने की कोशिश करता था। लेकिन प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच जो 1834 में युद्ध हुआ, उसमें प्रशा विजय हुआ और ऑस्ट्रेलिया दब गया। तो उसके बाद प्रशा में क्या हुआ? उद्योग धंधे पनपने लगे। प्रशा में औद्योगिकरण तीव्र गति से हुआ। कई स्थानों पर सूती वस्त्र मिलों की शुरुआत हुई, ठीक है, सूती वस्त्र मिलों की स्थापना हुई। जर्मनी के अनेक नगर, जर्मनी के अनेक शहर हैं वो रेल मार्ग से जोड़ दिए गए, ठीक है, रेल मार्ग से जुड़ गए। 1860 तक जर्मनी की गणना, 1860 आते आते जो जर्मनी है उसकी गणना यूरोप के औद्योगिक क्षेत्रों में होने लगी, ठीक है, राज्यों में की जाने लगी। देखिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान, ठीक है। जैसे भारत के एकीकरण में सरदार पटेल का जो योगदान रहा, ठीक है, वही योगदान जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का रहा। इसीलिए सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। देखिए, बिस्मार्क ने क्या किया? देखिए, वहां पर विलियम प्रथम राजा बने। विलियम प्रथम द्वारा सैनिक सुधार, ठीक है, को लेकर संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न होने पर, देखिए, संवैधानिक सुधार को लेकर सैनिकों में गतिरोध उत्पन्न हो गया, तो उसको दबाने के लिए विलियम प्रथम ने क्या किया? बिस्मार्क को चांसलर बना दिया, ठीक है, अपना चांसलर नियुक्त किया। तो आपको विलियम प्रथम द्वारा सैनिक सुधारों को, ठीक है, सैनिकों द्वारा, ठीक है, अपने में सुधार करने के लिए, कौन से? संवैधानिक सुधार करने के लिए जो विरोध उत्पन्न हुआ, गतिरोध उत्पन्न हुआ, उसको दबाने के लिए चांसलर किसको नियुक्त किया गया? बिस्मार्क को। ये बिस्मार्क, ठीक है, राजनीतिक कूटनीतिज्ञ, ठीक है, साहस दम्य वाला व्यक्ति था। बिस्मार्क एक चतुर राजनीतिज्ञ था, अंतर्राष्ट्रीय मामलों का जानकार था। देखिए, ऐसे मामलों में जो राजनीतिज्ञ होता है और जो एकीकरण में माहिर आदमी होता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जानकार होना बहुत ही जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जानकार था
कूटनीतिक कुशलता थी, चाल चलनी आती हो, कूटनीतिक कुशलता से परिपूर्ण व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। तो ये बिस्मार्क के गुण थे। बिस्मार्क एक चतुर राजनीतिज्ञ भी था, अंतर्राष्ट्रीय मामलों का जानकार था और कूटनीतिक कुशलता के से परिपूर्ण व्यक्तित्व था। उन्होंने भाषण में, देखिए पहले जर्मनी में क्या होता था, बौद्धिक विचार वाले भाषण देते रहते थे, ठीक है। उससे क्या हुआ, एक लंबा समय चला गया, एक ऐसा ही बेकार संधियों में लंबा समय चला गया। तो उन्होंने भाषण व बहुमत की बजाय, ठीक है, पहले यही होता था, भाषण और बहुमत होता था, तो उन्होंने भाषण और बहुमत की बजाय रक्त और लोहे की नीति पर जोर दिया। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। उन्होंने भाषण और बहुमत की बजाय रक्त और लोहे की नीति पर क्या दिया, जोर दिया। आगे चौथा, प्रसा को शक्तिशाली राज्य बनाने के लिए, देखिए प्रसा को शक्तिशाली राज्य बनाने के लिए, अब सैनिक शक्ति मजबूत चाहिए, बनाने के लिए निचले सदन द्वारा बजट अस्वीकार करने पर, ठीक है, निचले सदन ने बजट अस्वीकार कर दिया। भाई क्यों एक व्यक्ति की बात माने कि ये कह रहा है कि इतना बजट दिया, करने पर उच्च सदन से बजट पारित करवाकर अपनी दृढ़ता का परिचय दिया कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, राजनीतिक रूप से भी सक्षम है। तो उन्होंने अपनी राजनीतिक क्षमता को दर्शाया कि यदि निचले सदन द्वारा बजट अस्वीकार कर दिया तो ऊपर वाले सदन द्वारा बजट पारित करके जो प्रसा को शक्तिशाली राज्य बनाने का सपना था उसको साकार किया। देखिए ये इसी में है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान में। ये तीनों पॉइंट आपको लिखने हैं, लेकिन ये जर्मनी के एकीकरण के 3 चरण भी हैं, तो आपको इनको अलग से भी तैयार कर लेना है कहानी के रूप में, नहीं तो ये याद नहीं हुआ कहानी के रूप में। देखिए गेस्टाइन संधि क्या है, ठीक है। इस संधि में क्या हुआ, यहां है डेनमार्क और उसके पास में ही वर्तमान में जिसका नाम है नीदरलैंड, हॉलैंड, उनको पहले बोलते थे डच, ठीक है। तो यहां पर है जर्मनी, 2 राज्य हैं, एक तो है स्लेस्विग, ठीक है, स्लेस्विग, और एक है होल्स्टाइन, ठीक है। ये 2 राज्य थे, किसके थे, ये डचों के थे। डच के 2 राज्य थे, एक तो था स्लेस्विग और एक होल्स्टाइन। इनमें ज्यादातर लोग किसके रहते थे, जर्मनी के रहते थे, हालांकि कुछ लोग डेनमार्क के भी रहते थे, ठीक है। अब डेनमार्क चाहता था कि ये दोनों राज्य किसके अधीन आ जाए, डेनमार्क के अधीन जाए, जबकि जर्मनी के लोग अधिक रहने के कारण जो प्रसा था, ठीक है, जर्मनी का मुख्य राज्य प्रसा ही था, तो प्रसा चाहता था कि ये जर्मनी में ही रहे और वहां के लोग भी यही चाहते थे, वहां के लोगों का बहुमत भी यही था। लेकिन डेनमार्क के राजा ने इन दोनों राज्यों को अपने अधीन कर लिया, अपने अधीन कर लिया। भाई जब यहां जर्मनी के लोग ज्यादा रहते हैं तो जर्मनी के यहां होने चाहिए बहुमत के हिसाब से, लेकिन डेनमार्क ने अपने अधीन कर लिया। तो फिर प्रसा में जो बिस्मार्क है उन्होंने योजना बनाई, बिस्मार्क ने क्या योजना बनाई कि ऑस्ट्रिया को साथ में लेकर, ऑस्ट्रिया को, ठीक है, ऑस्ट्रिया को साथ में लिया, कि कहा कि कुछ हिस्सा आपको दे दिया जाएगा, आपकी सेना, ठीक है, ऑस्ट्रिया प्लस प्रसा की सेना ने मिलकर, इनकी संयुक्त सेना ने मिलकर किस पर हमला कर दिया, डेनमार्क पर हमला कर दिया। और 1864 में, ठीक है, 1864 में विजय प्राप्त कर ली। अब भाई 2 राज्य हैं तो इनका भी बंटवारा होना है, और 14 अगस्त 1864 को संधि हुई। उस संधि का नाम आपको याद रखना है, गेस्टाइन संधि, ठीक है। ये गेस्टाइन नामक स्थान पर थी, तो गेस्टाइन संधि हुई 14 अगस्त को। इस संधि के तहत क्या किया गया कि होल्स्टाइन तो मिलेगा किसको, ऑस्ट्रिया को मिलेगा, और स्लेस्विग मिलेगा किसको, प्रसा को, ठीक है, मतलब जर्मनी को मिलेगा, ये जर्मनी में आएगा। तो ये संधि हुई। लेकिन बिस्मार्क राजनीतिज्ञ हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, उन्होंने अगला कदम बढ़ाया कि जो ये होल्स्टाइन गया है ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रिया के पास, उसको छीना जाएगा। अब देखिए अगला है ऑस्ट्रिया को युद्ध में परास्त कर प्राग की संधि, ठीक है, इसको समझते हैं। ये दूसरा चरण है। ऑस्ट्रिया, देखिए ऑस्ट्रिया, इसको गेस्टाइन संधि द्वारा क्या मिला है, होल्स्टाइन प्रदेश मिला है। अब इस होल्स्टाइन को कौन छीनना चाहता है, प्रसा मतलब बिस्मार्क, ठीक है। तो बिस्मार्क ने क्या किया, ऑस्ट्रिया पर दबाव बनाना शुरू कर दिया,
ठीक है, ऑस्ट्रिया है ये, ऑस्ट्रिया पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। तो बिस्मार्क ने राजनीतिक व कूटनीतिक चाल चलनी शुरू कर दी। ठीक है, बिस्मार्क ने इंग्लैंड जो था, इंग्लैंड पर दबाव बनाया कि आप राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करें, और इंग्लैंड करता भी नहीं था क्योंकि इंग्लैंड दूसरे देशों पर राज करता था, तो इंग्लैंड ने राजनीतिक हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। रूस की इच्छा पोलैंड पर थी, तो रूस ने भी इसमें दखल अंदाज करने से मना कर दिया। फ्रांस से वादा करा बिस्मार्क ने कि आपको राइन नदी का जो कुछ हिस्सा है, ठीक है, राइन नदी जर्मनी में बहती है, बहुत लंबी नदी है यूरोप की, तो राइन नदी का कुछ हिस्सा किसको दे दिया जाएगा? फ्रांस को। और उन्हें क्या कहा गया कि आप तटस्थ रहिए, ठीक है, तटस्थ रहिए, किसी की तरफ से मत बोलिए, तटस्थ रहिए। तो इन सभी जो पड़ोसी देश थे उन सबको क्या कर दिया? कंट्रोल में कर दिया, राजनीतिक चाल चली। और ऑस्ट्रिया में जो होल्स्टाइन है, ठीक है, वहां पर जर्मन लोगों की संख्या ज्यादा थी, तो जर्मन लोगों ने क्या शुरू कर दिया? आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन को पीछे से लीड कौन कर रहा है? मतलब आग की चिंगारी कौन लगा रहा है? बिस्मार्क कह रहा है कि आप आंदोलन करिए, जब आपका आंदोलन चरम पर आ जाएगा हम आपका सहयोग करेंगे और ऑस्ट्रिया से होल्स्टाइन छीन लेंगे। तो यही हुआ। होल्स्टाइन प्रदेश 1866 में ऑस्ट्रिया से छीन लिया गया और प्राग की संधि हुई। ठीक है, प्राग की क्या हुई? प्राग की संधि। ठीक है, आज ये चेक गणराज्य राजधानी है प्राग, तो उसकी संधि हुई। और क्या बनाया गया? उत्तरी जर्मन संघ बनाया गया। ठीक है, उत्तरी जर्मन संघ बनाया गया। पहले ये जो संघ था उसमें ऑस्ट्रिया शामिल था, लेकिन अब उत्तरी जर्मन संघ जो बनाया गया उसमें बहुत सारे राज्य थे, अब ऑस्ट्रिया को उससे बाहर कर दिया गया। ऑस्ट्रिया को क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया इस राज्य से। तो ये दूसरा था। ऑस्ट्रिया को युद्ध में परास्त कर प्राग की संधि करी और उत्तरी जर्मन परिसंघ का निर्माण किया। ठीक है, आपको जब बिस्मार्क का योगदान आए तो इतना ही लिखना आपको, और जब प्राग की संधि आए तो पूरा डिटेल से आपको समझाना है कहानी की तरह। ठीक है, कहानी से याद करेंगे तो अच्छे से याद रह जाएगा, नहीं तो ये काफी डिफिकल्ट वर्ड है। तीसरा चरण क्या है? फ्रांस को युद्ध में परास्त किया, फ्रैंकफर्ट संधि की तथा फ्रांस पर 20 करोड़ पाउंड का जुर्माना लगाया। देखिए, अभी जब हमने दूसरा पढ़ रहा था कि ऑस्ट्रिया का जो विवाद था उसमें बिस्मार्क ने क्या करा था? बिस्मार्क ने कहा था किससे? फ्रांस से, कि आपको राइन नदी का प्रदेश दे दिया जाएगा, राइन नदी का कुछ प्रदेश, ठीक है, दे दिया जाएगा। लेकिन बिस्मार्क ने जो प्राग की संधि उसके बाद क्या बनाया? उत्तरी जर्मन संघ बनाया, उत्तरी जर्मन परिसंघ बनाया। इससे नाराज कौन हो गया? नाराज हुआ फ्रांस। फ्रांस नाराज हो गया क्योंकि इसमें उत्तरी जर्मन परिसंघ में ना ऑस्ट्रिया को रखा गया ना फ्रांस को रखा गया। इसमें जर्मनी के जो फ्रांस के आसपास वाले, प्रसा के आसपास वाले राज्य थे उन्हीं को रखा गया। तो फ्रांस हो गया नाराज और बिस्मार्क ने क्या कर दी? उपेक्षा। ठीक है, उपेक्षा कर दी किसकी? फ्रांस की, कि आपको राइन नदी का प्रदेश नहीं मिलेगा। प्लस फ्रांस ने इच्छा जाहिर की कि राइन नदी का प्रदेश तो ना मिले, लेकिन लग्जमबर्ग, ठीक है, अभी ये वर्तमान में दुनिया का सबसे अमीर देश है प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि से, अभी देश बन गया है। पहले जर्मनी का छोटा सा राज्य था लग्जमबर्ग, ये किसको दे दिया जाए? फ्रांस को दे दिया जाए, इसकी इच्छा जाए। लेकिन बिस्मार्क और प्रसा ने मना कर दिया। प्रसा के राजा विलियम ने क्या कर दिया? मना कर दिया। तीसरी बात आई स्पेन को लेकर। स्पेन को लेकर दोनों देशों में क्या था? विवाद था। फ्रांस और जर्मनी में विवाद था, तो स्पेन को लेकर विवाद हो गया। फिर जो नेपोलियन था, नेपोलियन थर्ड, ठीक है, नेपोलियन थर्ड, ध्यान रखना, फ्रांस का नेपोलियन थर्ड, उसने क्या किया? प्रसा के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, प्रसा के साथ युद्ध की क्या कर दी? घोषणा कर दी। तो इसने प्रसा के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। अब जर्मनी के ज्यादातर राज्य एक हो गए और उन्होंने युद्ध लड़ा और युद्ध में क्या हुई? विजय हुई। और 28 फरवरी 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। किसकी हुई? फ्रैंकफर्ट संधि हुई।
फ्रैंकफर्ट संधि हुई। इस संधि के तहत क्या किया गया कि फ्रांस है, जो फ्रांस है उसको बहुत सारे 3-4 राज्य हैं वो लौटाने पड़ेंगे। किसको? जर्मनी को लौटाने पड़ेंगे, प्लस 20 करोड़ पाउंड का जो जुर्माना है वो भरना पड़ेगा। कितने साल में? 3 साल में। तो ये संधि हुई, तो जर्मनी की हार होगी और कूटनीतिक चाल चली किसने? बिस्मार्क ने। तो इसीलिए बिस्मार्क को लोहा रक्त नीति अपनाने वाला कहते हैं। तो इसने भाषण, ठीक है, भाषण की नीति नहीं अपनाई, ठीक है, भाषण और बहुमत की नीति नहीं अपनाई, लोहा और रक्त की नीति अपनाई। ये 3 चरण आपको अलग से याद रखने हैं। जब बिस्मार्क का योगदान आए जर्मनी के एकीकरण में, तब आपको सारे 8-7 पॉइंट लिखने हैं और ये 3 आप अच्छे से अलग से याद रखें, स्टोरी बनाकर। देखिए, जर्मनी के बाद हम बात करते हैं इटली की, ठीक है। देखिए, इटली भी बहुत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। तो इटली में सबसे पहले फ्रांस के राजा नेपोलियन तृतीय ने, ठीक है, नेपोलियन थर्ड ने आक्रमण करा और बहुत सारे राज्यों पर अधिकार कर लिया, उपनिवेश बना लिया नेपोलियन थर्ड ने। तब इटली में राष्ट्रीय भावना का जागृत हुई कि अब हम उपनिवेश बन गए, हम पे किसी ने आक्रमण कर दिया है, अब हमें मिलकर एक हो जाना चाहिए। तो इटली में राष्ट्रीय भावना जागृत करने वाला कौन था? नेपोलियन थर्ड। देखिए, नेगेटिव रूप से राष्ट्रीय भावना है, ये नहीं चाहता, ये तो चाहता था कि इटली पर अधिकार कर लिया जाए, ठीक है। फिर इसने इटली को समर्थन भी दिया है। तो नेगेटिव रूप से पॉजिटिव में देखिए आप इसको कि नेपोलियन थर्ड ने जब आक्रमण किया तब इटली में राष्ट्रीय भावना जागृत हुई। तो इटली में राष्ट्रीय भावना जागृत करने वाला व्यक्ति कौन था? नेपोलियन थर्ड, ठीक है। अब इटली के एकीकरण में बाधाएं क्या थी? इटली एक क्यों नहीं हो रहा था? क्या बाधाएं थे? एक तो प्रतिक्रियावादी विदेशी प्रभुत्व है, ठीक है। अब बाहर से कह देते थे, जैसे ताइवान में हो रहा है चाइना द्वारा, चाइना कह देता है, चाइना जो रूल लगाता है वो ताइवान में लोगों को मानना पड़ता है, फिर लोग विरोध करते हैं। तो वैसा ही था प्रतिक्रियावादी विदेशी प्रभुत्व का होना। मेडेना और टस्कनी जो 2 राज्य थे, उस पर ऑस्ट्रिया के राजकुमारों की चलती थी। ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे और जो कहते थे वही मेडेना और टस्कनी में चलता था। तो ये प्रतिक्रियावादी विदेशी प्रभुत्व था। आप प्रतिक्रिया दीजिए विदेश से और आपका वो जो काम होगा वो होगा। तो ये समस्या थी। पोप अपने राज्य पर, ठीक है, पोप अपने राज्य रोम पर, रोम जो वर्तमान में इटली की राजधानी है, वहां पर पोप का शासन चलता था। तो रोम पर सत्ता बनाए रखना चाहता था। अब पोप है वो रोम को नहीं छोड़ना चाहते, रोम प्रमुख प्रदेश है उसको छोड़ना नहीं चाहते, एक बात ये आ गई। अब इटली भी खुद है, वो 3 अलग अलग प्रदेशों में, 3 अलग अलग राजनीतिक प्रदेशों में है, ठीक है। तो 3 राजनीतिक इकाइयों में विभक्त होना, ठीक है, 3 अलग अलग राजनीतिक इकाइयों में विभक्त होना, ये भी एक बड़ी समस्या थी। फिर जो सामंतवादी वो कुलीन वर्ग है, जो सामंतवादी व कुलीन वर्ग है, उसको ये डर था कि यदि एकीकरण हुआ तो हमारा जो प्रभुत्व है उनके पश्चात उनका प्रभाव क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो ये वर्ग भी नहीं चाहता था कि एकीकरण हो। तो सामंतवादी व कुलीन वर्ग को डर था। फिर राष्ट्रीय चेतना का अभाव था। राष्ट्रीय चेतना नहीं थी इटली के लोगों में, ठीक है। सभी राज्यों में अलग अलग रीति रिवाज, जो प्रत्येक राज्य है वो अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं अपनाता था, ठीक है। उससे मेलजोल नहीं हो पाता था। किसी को ये डर रहता कि हम यदि मिल जाएंगे तो हमारे रीति रिवाज और परंपराएं समाप्त हो जाएंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। फिर जो यहाँ के दार्शनिक थे उनके भी विचारधारा अलग अलग थी। देखिए, विचारधारा का मतभेद था। क्या मेजिनी और गेरिबाल्डी चाहते थे कि गणराज्य बने, ठीक है, जनता का शासन हो, लेकिन जियोबर्टी चाहते थे कि पोप का शासन हो, ठीक है। ये जो सभी राज्य हैं वो किसके अधीन आ जाए? पोप के अधीन जाना, क्योंकि रोम पर पोप का शासन था ही, और जियोबर्टी चाहते थे कि पोप के अधीन ये सभी राज्य, और ये दोनों मेजिनी और गेरिबाल्डी चाहते थे कि गणराज्य के रूप में रहे। तो ये समस्याएं थी इटली के एकीकरण में। देखिए, इटली के एकीकरण में काबूर का योगदान। देखिए, काबूर के योगदान से पहले हमें 3 लोग और देखने हैं। एक था नेपल्स, ठीक है। नेपल्स ने कार्बोनरी संगठन बनाया था, यह देखना। नेपल्स ने कार्बोनरी संगठन बनाया। इसमें क्या था कि जो विदेशी लोग इटली में रहते हैं उनको इटली से बाहर निकाला जाए। तो एक व्यक्ति ये थी। उसके बाद में एक व्यक्ति थे मेजिनी। इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने यंग इटली संगठन बनाया। इसमें युवा व्यक्तियों को शामिल किया,
युवाओं को शामिल किया और युवाओं को आह्वान किया कि यदि युवा एकजुट होंगे तो निश्चित रूप से हम इटली का एकीकरण कर पाएंगे। उसके बाद में इस कार्य को मेजिनी के ही यंग इटली में शामिल थे गेरिबाल्डी, ठीक है, गेरिबाल्डी। इन्होंने फिर आगे चलकर लाल कुर्ता, ठीक है, लाल कुर्ता संगठन बनाया। तो ये तीन आपको याद रखने हैं इटली के एकीकरण में जब आपको लिखना है। तो नेपल्स ने कार्बोनरी संगठन बनाया, मेजिनी ने यंग इटली बनाया और गेरिबाल्डी ने लाल कुर्ता, ठीक है, संगठन बनाया। अब इन्होंने प्रयास तो किए लेकिन ये इटली का एकीकरण करने में असमर्थ रहे, ठीक है। तो फिर इन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाला व्यक्ति था, ठीक है, इनके काम को आगे बढ़ाना वाला व्यक्ति था काबूर, ठीक है। तो देखिए काबूर एक व्यवहारिक था, कूटनीतिज्ञ था, राजनीतिज्ञ था एवं राजतंत्र का समर्थक था, ठीक है। ये बड़ी बात, राजतंत्र का समर्थक था, राजा को साथ लेकर चलने वाला राजतंत्र का समर्थक व्यक्ति था। तो ये इसकी विशेषताएं होगी। इटली के एकीकरण से पहले देखिए, इटली के एकीकरण से पहले काबूर चाहता था कि क्या हो, अंतरराष्ट्रीयकरण हो, ठीक है, अंतरराष्ट्रीयकरण हो। अंतरराष्ट्रीयकरण का मतलब आप समझिए, देखिए इंग्लैंड की एक नीति थी, इंग्लैंड की नीति थी कि वो यूरोप के किसी देश में हस्तक्षेप नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो आप इंग्लैंड से तो अपेक्षा कर ही नहीं सकते कि वो इटली का क्या करेगा। ऑस्ट्रिया जो इटली के प्रदेश छीन रहा था तो उसमें मदद करेगा, इंग्लैंड नहीं करेगा। तो फिर था फ्रांस से उसको उम्मीद थी, तो वो चाहता था कि फ्रांस को कैसे न कैसे मिलाया जाए, फ्रांस से मदद ली जाए। तो इटली के एकीकरण से पहले अंतरराष्ट्रीय मदद लेना बहुत जरूरी है, अंतरराष्ट्रीयकरण करना चाहता था। विदेशी नीति, उसकी विदेशी नीति बहुत अच्छी थी। आंतरिक मामलों में जो हस्तक्षेप था उसको दूर करने में बड़ा माहिर आदमी था, ठीक है, और अन्य सुधार करके इटली का एकीकरण किया। देखिए सार्डिनिया प्रदेश है, सार्डिनिया ये अलग राज्य था। अब ये संपन्न राज्य था तो ऑस्ट्रिया भी चाहता था कि मैं इसको लूं, इटली चाहता था कि ये हमारे पास आए, फ्रांस का जो नेपोलियन थर्ड था वो ये चाहता था कि ये हमारे पास आए। तो सार्डिनिया पर नेपोलियन थर्ड आकर बैठ गया सीमा पर और कहा कि जब तक ये प्रदेश नहीं मिल जाएगा तब तक यहां नहीं जाएंगे। अब मौका मिल गया किसको, इटली के काबूर को, कि अच्छा मौका है, ये प्रदेश हमें ना मिले लेकिन ऑस्ट्रिया को हराने का अच्छा मौका है। यदि ऑस्ट्रिया जो सबसे बड़ा बाधक है इटली के एकीकरण में, उसको दूर कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए। लेकिन ऑस्ट्रिया को इटली के राज्य मिलकर नहीं हटा सकते थे, तो उन्होंने फ्रांस की मदद, यहां से फ्रांस की मदद मिल सकती थी कि फ्रांस से समझौता कर लिया जाए कि सार्डिनिया आपको मिल जाएगा, ऑस्ट्रिया को युद्ध में हराने के लिए आप मदद कीजिए। तो सार्डिनिया में नेपोलियन थर्ड से भेंट कर समझौता किया कि जिससे ऑस्ट्रिया भड़क गया। अब ये समझौता किया, ऑस्ट्रिया चाहता था कि ये तो हमारा प्रदेश है। अब ऑस्ट्रिया के मन में आग लग गई, ठीक है, भड़क लग गई। अब युद्ध करने पर उतारू हो गया। ऑस्ट्रिया ने 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया और ऑस्ट्रिया और इटली का क्या युद्ध हुआ। फ्रांस ने, ठीक है, फ्रांस ने इटली में किसकी मदद, फ्रांस ने युद्ध में किसकी मदद करी, इटली की मदद करी, ठीक है, युद्ध में मदद करी। लेकिन नेपोलियन थर्ड कुछ दिनों बाद बदल गए। लेकिन नेपोलियन थर्ड ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया के जो राजा थे, सम्राट थे जोसेफ, ठीक है, जोसेफ, उनसे भेंट कर उनके साथ समझौता कर लिया और जो वादे काबूर के साथ किए थे वैसे के वैसे वादे उन्होंने वहां से कर लिया। और सार्डिनिया किसको मिल गया, फ्रांस को मिल गया। लेकिन ऑस्ट्रिया की जीत सी हो गई एक प्रकार से, ठीक है, और धक्का लगा किसको, काबूल को धक्का लगा कि ये फ्रांस ने हमारे साथ क्या कर लिया, ठीक है, जो फ्रांस उनकी तरफ मिला हुआ था। लेकिन कुछ समय बाद ज्यूरिख की संधि हुई, ठीक है, ज्यूरिख की संधि हुई। ज्यूरिख संधि के बाद काबूल को फिर से मौका मिला। तो काबूल ने फ्रांस को फिर तो इंग्लैंड मदद कर नहीं रहा था, इंग्लैंड की एक ही नीति थी। काबूल ने फ्रांस को फिर अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की और उन्होंने वादा किया कि नीस और सेवाई जो प्रदेश हैं वो आप यदि युद्ध में हमारा सहयोग करोगे तो हम आपको दे देंगे। तो नीस और सेवाई जो उसके आंतरिक प्रदेश थे, बीच वाले भाग थे, नीस और सेवाई प्रदेश देने का वायदा करा और अपनी ओर मिला लिया। फिर फ्रांस ने इनकी मदद करी और इन्होंने मध्य जो इटली है उसका एकीकरण कर लिया, ठीक है, मध्य इटली का एकीकरण कर लिया।
उसके बाद इटली का 3 चरणों में ये दूसरा चरण था इटली का, उसके बाद तीसरा चरण था, गेरिबाल्डी का कुछ सहयोग रहा, मेजिनी का कुछ सहयोग रहा, उनके संगठनों ने मिलकर काम किया। तो ये काबूल महत्वपूर्ण है इटली के एकीकरण में, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें। ये आपका चौथा पार्ट जो डिफिकल्ट पार्ट है वो संपन्न हुआ। आप कोशिश करिए कि सामाजिक ज्ञान में यदि आपको बहुत अच्छे नंबर लाने हैं तो आप पहले और दूसरे चैप्टर के जो छोटे पहले और दूसरे और तीसरे चैप्टर को आप लाइन टू लाइन पढ़िए, लाइन टू लाइन पढ़िए। देखिए उन चैप्टर से ही प्रश्न गलत होते हैं बच्चों के। हालांकि चौथा चैप्टर बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन यहाँ से प्रश्न गलत नहीं होगा। यदि आपने एक बार भी हल्का हल्का पढ़ रखा है तो प्रश्न गलत नहीं होगा। और क्योंकि 4 नंबर का है तो मार्किंग भी 4 नंबर में आप यदि 7-8 लाइन भी अच्छे से लिखते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखते हैं, तो उसमें आपको नंबर पूरे मिलेंगे। लेकिन छोटे प्रश्न में यदि आप गलत कर देते हैं तो फिर आपके मार्क्स कटेंगे। यदि आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको दिया गया जो पेपर था आपका, उसके जो सारे प्रश्न हैं उनको दोहरा लीजिए, प्लस पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट लाइन टू लाइन पढ़िए, लाइन टू लाइन पढ़िए, क्योंकि वहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। धन्यवाद।